Hello, everyone. Let's get started with the series of Pathfinder, and today we are going to discuss the other topic which we have ended. So, today we are going to discuss a rolling circle replication. इससे पहले हमने वो पढ़ा था इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ और डीएनए रेप्लिकेशन चेन ऑफ ई कोलाई, और उससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स आए हैं. इफ़ यू वांट टू refer to that, you can also go check the links और go to the channel. उसमें मैंने मतलब उसमें तुम्हें डायरेक्टली बाहर से ही सारे 1 2 3 4 करके दिख जाएंगे. So here in that series only we have another lecture which is rolling circle replication. Let's get started with this. So replication via theta forms is not the only method by which circular DNA molecule can replicate their genetic information. तो सिर्फ एक थीटा फॉर्म ही नहीं होती है रेप्लिकेशन के मेथड्स में जिससे हम एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या फिर एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. अनदर मेथड इज़ रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन. तो इसका एक दूसरा मेथड है, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन दैट जनरेट्स लीनियर कॉपी ऑफ अ जीनोम. और ये जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन है ये लीनियर कॉपी जनरेट करता है जीनोम की रादर देन सर्कुलर कॉपीज़. Then in a rolling circle mode of replication, a replication fork proceed around a circular template. तो ये जो रोलिंग का सर्कल मोड है रेप्लिकेशन का, इसमें जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो सर्कुलर जो टेम्पलेट है उसके अराउंड प्रोसीड करती है फॉर एन इनडिफाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. The DNA strand newly synthesized in each revolution displays the strand in synthesized in the previous revolution, giving a tail containing a new series of sequences complementary to the circular template strand. तो इसमें क्या होता है, जो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है, जो नया डीएनए का रिवॉल्यूशन होता है वो जो प्रीवियस डीएनए के रिवॉल्यूशन से होता है उसके कंपैरिजन में उसमें एक टेल प्रेजेंट होती है जो कि लीनियर सीक्वेंस की होती है, और वो जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उस सर्कुलर टेम्पलेट की. सो कंसीडर अ सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद अ निक इन वन ऑफ द टू फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन. तो अब जब हम एक सर्कुलर डीएनए ले रहे हैं उसमें हमने क्या किया कि उसकी जो एक स्ट्रैंड है उसमें हमने एक निक मतलब एक कट लगा दिया, और उसके जो टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं उसको हमने ब्रेक कर दिया. सो अ निक ओपन्स वन स्ट्रैंड. तो इस जो एक कट है इससे एक स्ट्रैंड खुल जाता है. देन द फ्री 3OH एंड जनरेट्स, और एक 3OH जो एंड होता है वो जनरेट होता है. एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ फ्री 3OH एंड दिस कैन सर्व एज अ प्राइमर फॉर डीएनए पॉलीमरेज. तो ये एज अ डीएनए प्राइमर यूज़ हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज से. व्हेन द 3OH एंड इज़ एक्सटेंडेड, जब वो 3OH को हम एक्सटेंड करते हैं, द 5 एंड कैन बी डिस्प्लेस्ड इन अ मैनर एनालॉगस टू द स्ट्रैंड डिस्प्लेस्ड रिएक्शन. सो एन एक्सटेंशन ऑफ 3OH एंड इज ऑल्सो एनालॉगस टू लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस. तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं. द डिस्प्लेड स्ट्रैंड in turn serves as a template for replication as long as a suitable primer is available. तो ये जो template strand है ये replicate करता है तब तक जब तक उसके पास एक suitable primer available होता है. Synthesis on this strand is analogous to lagging strand synthesis. और इसकी जो synthesis होती है वो
साइमल्टेनियस मतलब साथ में चलती है लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के। तो अब हमारे पास ये है टेम्पलेट सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए। तो इसमें एक इनिशिएशन की प्रोसेस हुई एक स्ट्रैंड में, और उसकी क्या हुई, फिर इलोंगेशन हुई उस स्ट्रैंड की। आफ्टर फर्स्ट रिवॉल्यूशन स्ट्रैंड रीचेस यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, इस सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। So if synthesis continues in this manner, the consequence of this mechanism of replication can be production of counter concatemer copies of circular molecule। तो ये जो फैशन है जिसमें इसका सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, इस मैकेनिज्म को हम कॉनकैटेमर सर्कुलर मॉलिक्यूल की कॉपी बनाना कहते हैं। एज अ रिजल्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम आर प्रोड्यूस्ड। और इससे क्या होता है, बहुत सारे डीएनए के जो कॉपीज़ हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो रोलिंग सर्कुलर मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सीन इन बोथ। तो ये जो रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन है, ये हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा में भी देख सकते हैं। एंड वेरी रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैनी कॉपीज ऑफ द जीनोम इन डिज़ायर एंड इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज M13 वर ओनली अ सिंगल कॉपी इज प्रोड्यूस्ड ईच टाइम। और ये हम रेप्लिकेशन हम बैक्टीरियोफेज M13 में भी देखते हैं, जहाँ पे एक टाइम पे एक ही कॉपी बनती है। सो रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। सम स्मॉल circular molecule such as mitochondria and chloroplast genome use a slightly different process of replication। तो अब जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, जो कि इंडोसिम्बायोन्स हम कहते हैं जिन्हें, तो उनके जो जीनोम है, उनके जीनोम का जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक ओरिजिन इन सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए। तो इनके एक पर्टिकुलर रीजन में सर्कुलर डीएनए के जो इसके स्पेशल ओरिजिन होता है, वहाँ पे जो है रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। But mitochondrial DNA use different origin sequence to initiate replication of DNA strand। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो डिफरेंट ओरिजिन के सीक्वेंस को यूज़ करता है अपना रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए। इनिशियली ओनली वन ऑफ द टू पेरेंटल स्ट्रैंड इज़ यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। बिगिनिंग में क्या होता है, सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक जो स्ट्रैंड होता है वो सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है नए स्ट्रैंड की ना। सिंथेसिस प्रोसीड्स फॉर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। उसके बाद ये जो डीएनए है, इसकी सिंथेसिस शॉर्ट डिस्टेंस में होती है, डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो सिंथेसिस होती है और जो ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है उसको ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, विच रिमेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। देन दिस पैटर्न ऑफ रेप्लिकेशन जनरेट्स डिस्प्लेसमेंट और डी लूप। तो इसके बाद क्या होता है कि एक डी लूप जो है वो जनरेट होता है। सो अ सिंगल डी लूप इज़ फाउंड एज ओपनिंग ऑफ 500 to 600 बेसेस इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस डी लूप में 500 से 600 बेसेस होते हैं मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के। सम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पोजेसेस सेवरल डी लूप्स विच रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ओरिजिन्स। उसके अलावा जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पोजेस करता है डी लूप को, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं। द सिमिलर मैकेनिज्म इज एम्प्लॉयड इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज इनिशिएटेड। तो सिमिलर मैकेनिज्म क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में भी होता है, जिसमें जो रेप्लिकेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से इनिशिएट होता है। उसके बाद ये आगे जाके
when its origin is exposed by the movement of first replication fork। और इस तरीके से होता है, इसमें जैसे दिया भी है कि जो डीएनए सिंथेसिस है जो एच स्ट्रैंड की वो हो रही है यहाँ पे। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू एल स्ट्रैंड क्रिएट्स डी लूप बाय डिस्प्लेसिंग पैरेंटल स्ट्रैंड। तो अभी ये जो डी लूप है ये इसकी सिंथेसिस हो रही है या एक्सटेंड हो रहा है। सो विथ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड पासेस ओरिजिन ऑन एल स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ एच स्ट्रैंड स्टार्ट्स। तो जैसे जैसे एल स्ट्रैंड की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वैसे वैसे नया जो एच स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो रहा है। सो रेप्लिकेशन ऑफ मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो जो रेप्लिकेशन होता है मेमेलियन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक ओरिजिन इन द सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए। तो ये जो रेप्लिकेशन है ये एक पर्टिकुलर ओरिजिन पे स्टार्ट होता है। उसके बाद ये इनिशिएट करता है, इसमें जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक एच स्ट्रैंड होता है मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया का, वो इज़ यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। वो एक न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है। सिंथेसाइजेस प्रोसीड्स फॉर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल partner L strand which remains single stranded. There is separate origin for L and H strands। तो अब फिर उसके बाद क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस जो होती है, ओरिजिनल जो पैटर्न पार्टनर होता है एल स्ट्रैंड की वो होती है। उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो रहता है, और फिर एल और एच स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज़ रिकॉम्बिनेशन। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक ये ख़त्म हो गया कि जो रेप्लिकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वो किस तरीके से होता है। सो देन लेट डिस्कस दिस रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन अ लार्ज स्केल रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट was first recognized as the process responsible for crossing over an exchange of DNA segments between homologous chromosomes। तो हम इसको क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं डीएनए का एक लार्ज स्केल पे। ये पहली बार पहचाना गया था, ये रिकॉग्नाइज़ किया था हमने उस टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था, जो डीएनए का सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम से ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जब मियोसिस होती है उस टाइम पे जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है एंड वॉज सब्सिक्वेंटली इम्प्लिकेटेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरफेयर डीएनए इनटू बैक्टीरियल जीनोम। उसके बाद इसका इम्प्लिकेशन हो रहा था जो डीएनए है उस पे जो बैक्टीरियल जीनोम है आफ्टर कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ बैक्टीरियल जीनोम की हैं कंजक्शन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेसेस से। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स फॉल इनटू जनरल क्लासेस। अब ये जो ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हैं, इनको हमने सर्टेन क्लासेस में क्लासीफाई किया है। सो सबसे पहले हमारे पास है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो उसके मतलब ये बहुत सारे मतलब ये यहाँ पे तो हमने बेसिकली दो ही डिस्कस किए हुए हैं। पहला है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और उसके बाद है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो हम इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। रिकॉम्बिनेशंस विच इन्वॉल्व्स जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन any two homologous DNA molecule or segments of the same molecule that share an extended homology। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो दो होमोलोगस डीएनएस के बीच में है जो कि होमोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक
एक सेगमेंट में, एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरा है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें दो हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल लिए हैं दैट हैव ओनली शॉर्ट रीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिमिलैरिटी, जिनके पास शॉर्ट रीजन्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उनके वो सिमिलर हैं या उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। अ डिस्टेंट टाइप of event called transposition, which is related to process of recombination, allows one DNA sequence to be inserted into another without relying on sequence homology। तो ये जो डीएनए ये जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है ये अलाउ करती है एक डीएनए सेगमेंट को दूसरे के साथ इंसर्ट करती है, और ये क्या अलाउ करती है? उसकी होमोलोगस जो सीक्वेंस है उसकी रिलेइंग को अलाउ करती है। सो इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच सर्टेन एलिमेंट्स मूव फ्रॉम वन क्रोमोसोम लोकेशन टू अनदर। तो ये जो एक प्रोवाइडेड मीन है, इसमें इससे क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है, एक सर्टेन एलिमेंट है, वो एक क्रोमोसोम की लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है। तो ये क्या हो गया? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस दिस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम जनरल रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन नेचर। तो ये जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्जन होता है रिकॉम्बिनेशन का, being responsible for meiotic crossing over and the integration of transferred DNA into bacterial genome। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के लिए, और ये इंटीग्रेशन कराता है और जो एक डीएनए है उसका ट्रांसफ़र कराता है दूसरे बैक्टीरियल जीनोम से। सो इट इन्वॉल्व्स अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है? मतलब एक रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल मतलब दोनों के को रेसिप्रोकेट करके। रेसिप्रोकल एक्सचेंज मतलब होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब जितना एक का हो रहा है उतना ही दूसरे का, मतलब दोनों का प्रपोर्शन सेम है, इस तरीके से दोनों का जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, वो है द हॉलिडे मॉडल फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेंस। सो हॉलिडे मॉडल एक जो साइंटिस्ट थे रॉबिन हॉलिडे, उनने ये प्रपोज किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो एन अपीलिंग स्कीम फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबिन इन 1964। तो ये एक स्कीम, मतलब ये काफ़ी टेम्पटिंग स्कीम थी कि हम इस पर बिलीव कर सकें। तो ये जो एक स्कीम है, ये रॉबिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने, हॉलिडे ने ये 1964 में प्रपोज की थी। तो द हॉलिडे मॉडल डिस्क्राइब्स रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो ये रिकॉम्बिनेशन बताता है दो होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में, वंस विथ identical or nearly identical sequence, but is equally applicable to two different molecules that share a limited region of homology। तो पहला तो आइडेंटिकल जो सीक्वेंसेस हैं उनके बीच में, और जो दूसरा वाला है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिनमें कि लिमिटेड जो रीजन्स हैं वो होमोलॉजी शो कर रहे हैं। सो और अ सिंगल मॉलिक्यूल दैट रिकम्बाइंस विद इटसेल्फ because it contains two separate regions that are homologous with one another। तो ये जो एक होमोलोगस जो ये मॉडल है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो ये पहला तो एप्लीकेबल है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों। दूसरा ये एप्लीकेबल है एक सिंगल मॉलिक्यूल में जिसकी
उसके अंदर ही दो ऐसे सेपरेट रीजन हों जो कि एक दूसरे से होमोलोगस हों। तो अब ये हमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। तो इसमें क्या है, द हॉलीडे मॉडल फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जिसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड निक्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं एक ही पोजीशन पे दोनों पेरेंट्स के। उसके बाद जो ये निक्ड स्ट्रैंड है उन्होंने एक्सचेंज किए हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं उन्हें, और उसके बाद उनका लिगेशन किया है जो क्रॉस स्टैंड इंटरमीडिएट बने हुए हैं, और जिनको हम क्या कहते हैं, हॉलीडे जंक्शंस कहते हैं। तो वो किस तरीके से किया है उन्होंने, वो ये है कि दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, ये दो डिफरेंट डीएनए के स्ट्रैंड हैं। अब इनमें हमने पहले इंडो न्यूक्लियस से कट लगाया, इसके 5 प्राइम वाले एंड में कट लगाया है और उसके भी 5 प्राइम वाले एंड में कट लगाया है। तो अब इनको आइडेंटिफाई ढंग से करने के लिए हमने क्या किया, इनकी नेमिंग दे दी। नेमिंग कैसे दे दी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो अब इनमें कट लग गया इन दोनों में। उसके बाद ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, और उसके बाद इनका क्या हो गया, लिगेशन हो गया, और ये क्या बनाया, हॉलीडे जंक्शन बनाया, और यहाँ पे इनका फिर ब्रांच माइग्रेशन हुआ आगे को। तो ये एक तरीका है जिनको इन्होंने बोल दिया कि ये एक कौन सा मेथड है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का ये एक मेथड है। तो इसमें क्या हो रहा है, द सेंट्रल फीचर ऑफ मॉडल इज फॉर्म्ड ऑफ अ हेट्रोड्यूप्लेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट बिटवीन द टू होमोलोगस मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो हेट्रोड्यूप्लेक्स है वो रिज़ल्ट कर रहा है एक्सचेंज में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट्स की, और ये दो होमोलोगस मॉलिक्यूल्स बना रहा है। द हेट्रोड्यूप्लेक्स इज इनिशियली stabilized by base pairing between each transferred strand। ये जो हेट्रोड्यूप्लेक्स है ये इनिशियली स्टेबलाइज होता है बेस पेयरिंग से, एंड उसके बाद इनके मतलब बेस पेयरिंग से इन दोनों जो ट्रांसफर्ड स्ट्रैंड इनके बीच में, एंड द इंटैक्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ द रेसिपिएंट मॉलिक्यूल, this base pairing being possible because the sequence similarly between the two molecules। और ये बेस पेयरिंग पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सब्सिक्वेंटली द गैप्स आर सील्ड बाय डीएनए लाइगेज, और इसके जो गैप्स हैं वो डीएनए लाइगेज से फिल हो जा रहे हैं, और ये एक हॉलीडे स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, हॉलीडे स्ट्रक्चर दे रहे हैं। सो द स्ट्रक्चर इज डायनामिक, ब्रांच माइग्रेशन रिजल्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्गर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन इफ द टू हेलिक्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डायनामिक है, जो इनकी ब्रांच है माइग्रेशन की वो रिज़ल्ट कर रही है एक लॉन्ग डीएनए सेगमेंट में, जो कि टू हेलिक्स जो हैं वो एट अ सेम मतलब वो रोटेट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। Separation or resolution of the holiday structure back into individual double-stranded molecule occur by cleavage across the branch point। तो ये जो सेपरेशन है या जो ये रिजोल्यूशन है हॉलीडे स्ट्रक्चर का वो जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है उनके क्लीवेज के अक्रॉस हो रहा है। सो दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ द इंटायर प्रोसेस बिकॉज द कट can be made in either of the two orientation, as becomes apparent when the three-dimensional configuration or chi form of the holiday structure is examined। तो ये जो entire process है ये एक कट जो है उससे ही ये ओरिएंटेशन हो जा रहा है उससे ही,
क्योंकि ये जो 3 डायमेंशनल कन्फिगरेशन है वो है, और ये जो चाय फॉर्म है हॉलीडे स्ट्रक्चर की वो हम एग्जामिन कर सकते हैं. सो दीज टू कट्स हैव वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स. और इन ये जो कट्स हैं इनके बहुत अलग अलग रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. द कट इज़ मेड राइट लेफ्ट अक्रॉस द चाय फॉर्म एज शोन इन फिगर 1.28. अगर कट को हमने किस तरीके से किया अलग तरीके से किया कुछ, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा. देन दीज टू कट्स वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स. Left right across, then what happens is shorter segment of polynucleotide corresponding to the distant migration, the branch holiday structure is transferred between the two molecules. On the other hand, the up down cut result in reciprocal strand exchange, the double stranded DNA being transferred between two molecules so that the end of one molecule is exchanged for the end of the other molecule. This is DNA transfer seen in crossing over. तो ये हम क्रॉसिंग ओवर पे हम ये चीज़ देख सकते हैं. जैसे ही हमारा हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये मतलब इस तरीके से ये अलग हो गया, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में. अब हमने कट कर दिया इसको यहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से. तो इस पॉइंट से अगर हमने इसको कट कर दिया तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स हो जाएंगी. वो कैसे होंगी कि जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था, कैपिटल है और कैपिटल भी वो एक साइड हो गया, और स्मॉल है और स्मॉल भी एक साइड हो गया. सो ये क्या है, ये रिजोल्यूशंस हैं हॉलीडे जंक्शंस की. वहीं पे जो रिकॉम्बिनेंट डुप्लेक्स है वो इस तरीके का होता है. देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ मिसल्सन्स एंड रेडिंग मॉडिफिकेशन. तो इससे पहले हमने हॉलैंड का पढ़ा था स्कीम, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मिसल्सन्स और रेडिंग के जो मॉडिफिकेशंस हैं उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है वो. So Milson's rating modification explains the way in which the two double-stranded molecule intact at the beginning of the process to produce the heteroduplex. तो ये जो मिल्सन्स और रेडिंग की जो मॉडिफिकेशन थी इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो दो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स थे वो बिगिनिंग में किस तरीके से इंटैक्ट करते हैं और कैसे वो हेटेरोडुप्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो इन हॉलीडे मॉडल द टू मॉलिक्यूल लाइंड अप विथ वन अनदर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स अपीयर एट इक्विवेलेंट पोजीशन इन ईच हेलिक्स. तो जो इससे पहले हमने हॉलीडे मॉडल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो कट लग रहा था वो दोनों में एक ही पोजीशन पे हो रहा था. एंड दिस प्रोड्यूसेस फ्री सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स दैट कुड बी एक्सचेंज. और इस वजह से क्योंकि वो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे क्या कर रहे थे, कट लगा रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था वो बहुत अच्छे से क्या कर पा रहे थे, एक्सचेंज कर पा रहे थे अपने एंड्स को, रिजल्टिंग इन द हेटेरोडुप्लेक्स बट नॉट एक्सप्लेन्स हाउ द निक अकर एट प्रिसाइजली द सेम पोजीशन ऑन ईच मॉलिक्यूल. तो ये जो हेटेरोडुप्लेक्स था इसकी फॉर्मेशन में रिज़ल्ट दे रहा था, लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि ये एग्जैक्टली सेम ही पोजीशन पे किस तरीके से जो ये कट है वो लग रहा है. सो द मिसल्सन्स रेडिंग मॉडिफिकेशन प्रपोजेस अ मोर सेटिस्फैक्ट्री स्कीम. तो अब ये जो मिसल्सन्स और रेडिंग का जो मॉडिफिकेशन है ये हमें और ज़्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री स्कीम प्रोवाइड करता है,
जिसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स हैं, जो कट है, अकर इन जस्ट वन ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये जो कट है ये उन डबल हेलिक्स में एक जगह पे लग रहा है। सो द फ्री एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड invading the unbroken double helix of the homologous position and displacing one of its strand forming a D loop। तो ये वाला क्या कर रहा था कि एक जगह पे कट लगा रहा था और उसको क्या कर रहा था, इन्वेड कर रहा था दूसरे डीएनए के अंदर, जिस वजह से क्या हो रहा था, डी लूप की फॉर्मेशन हो रही थी। नाउ सब्सिक्वेंटली क्लीवेज ऑफ द डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड एट द जंक्शन बिटवीन इट्स सिंगल स्ट्रैंड एंड बेस पेयर्ड रीजन प्रोड्यूसेस द हेट्रोडुप्लेक्स। तो इससे क्या होता है, फिर आगे को हेट्रोडुप्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब वो किस तरीके से हो रही है वो हमें इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। जैसे इन दोनों में से ये जो दोनों हैं, इनमें से एक जो है उसमें ऊपर वाले पे कट लगा, तो अब ये जो नीचे वाला है ये इसके ऊपर आ रहा है और क्या बना रहा है, ये एक डी लूप बना रहा है। डी लूप क्या होता है कि एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है, तो ये डीएनए जो है इससे अलग नहीं हो रहा है या कट नहीं रहा है, क्लीव नहीं हो रहा है, जबकि वहीं पे इस तरीके से मुड़ जा रहा है और ये डी काइंड स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम डी लूप कह रहे हैं। तो इसने यहाँ पे डी लूप स्ट्रक्चर बनाया और फिर इसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है उस लूप का, और ये क्या बना रहा है, एक पैरेलल पेरेंटल मॉलिक्यूल बना रहा है। सो दिस इज़ व्हाट की इनिशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय निकिंग ओनली वन पेरेंट मॉलिक्यूल। तो सिर्फ एक पेरेंट मॉलिक्यूल पे कट लगा और जो कट वाला जो डीएनए है फिर वो दूसरे में क्या हो रहा है, इन्वेजन कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, घुस रहा है उसके अंदर, और फिर ये क्या बना रहा है, एक सिंगल लूप बना रहा है। और उसके बाद जो ये लूप है इसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है और ये एक पेयर बना रहा है फर्स्ट पेरेंटल मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या बन रहा है, एक क्रॉस्ड स्ट्रैंड बन रहा है। Then we have the next topic, which is protein involved in homologous recombinants in E. coli। अब ये जो हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट द नेचर ऑफ द इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन बैक्टीरियल सिस्टम। तो ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट हैं ये अप्रॉक्सीमेटली हर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें होते हैं, लेकिन जो इसका नेचर ऑफ इवेंट है होमोलोगस के रिकॉम्बिनेशन का, ये सबसे पहले बैक्टीरियल सिस्टम में डिस्क्राइब हुआ था। 3 डिफरेंट रिकॉम्बिनेशंस सिस्टम, जो 3 डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, उनमें सबसे पहला है RECBCD, दूसरा है RECE और तीसरा है RECF, has been described with RECBCD apparently the most important in the bacterium। तो ये जो RECBCD है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बैक्टीरिया में, और इसके अलावा द रिकॉम्बिनेशन विच इज़ इनिशिएटेड बाय RECBCD एंजाइम विच हैज़ बोथ न्यूक्लियस एंड हेलिकेज एक्टिविटीज़। तो ये जो RECBCD एंजाइम है इसके पास न्यूक्लियस यानी कि कट करने की भी एबिलिटी है और हेलिकेज यानी कि जोड़ने की भी एबिलिटी इसके पास है, मतलब या एम्पलीफाई करने की। सो इट्स रोल इन रिकॉम्बिनेशन इज़ टू प्रोवाइड अ सिंगल स्टैंडर्ड रीजन विद अ फ्री 3 प्राइम एंड। तो अब इस एंजाइम का ये रोल है कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि 3 प्राइम एंड फ्री जो रिकॉम्बिनेशन का स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करें। सो द RECBCD एंजाइम बाइंड टू लीनियर DNA एट अ फ्री एंड मूव इनवर्ड अलोंग द डबल हेलिक्स। तो ये जो RECBCD एंजाइम है
ये बाइंड होता है लीनियर डीएनए से जो कि फ्री है, मतलब जिसका एक एंड क्या है, ब्रोकन है या फिर जो कि फ्री एंडेड है। और फिर उसके बाद ये मूव करता है डबल हेलिक्स की तरफ और वो क्या करता है, उसे खोलता है, मतलब अनविंडिंग, मतलब कि खोलना उसे, जो डबल हेलिक्स है उसको, एंड डिग्रेडिंग द रिलीज्ड सिंगल स्ट्रैंड विथ 3 प्राइम एंड इन अ reaction coupled to ATP hydrolysis. The activity of the enzyme is altered when it interacts with a sequence referred to as chi. The chi sequence is 5 prime से 3 prime जो है वो है GCTGG-TGG। तो ये ई कोलाई के डीएनए में नेचुरली प्रेजेंट होता है और ये 5 to 10 kb का होता है। और ये जो RECP-CZ एंजाइम है ये रीच करता है चाई साइट को, और ये जो चाई साइट है ये रिकॉग्नाइज होती है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म होता है, एंड दिस कॉजेज द एंजाइम टू पॉज, और यहाँ पे एंजाइम पॉज हो जाता है। So if then cleaves the top strand of the DNA at a position between 4 to 6 bases of right chi, the process creates a single stranded DNA with a 3 prime end. Recognition of chi site by RECB-CZ enzyme causes the RECD subunit to dissociate, as a result of which enzyme loses its nuclease activity. तो अब ये क्या है कि जो प्रोसेस है उसमें ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट कर रहा है 3 प्राइम एंड में, जो कि रिकग्नाइज करता है RECB-C-D एंजाइम को, और फिर RECD एक जो सब यूनिट है उसको डिसोसिएट करता है, और इस तरीके से ये अपनी जो कटिंग करने की जो टेंडेंसी है या कटिंग करने की जो एंजाइम्स है उनको लूज़ कर देता है, और फिर इट एक्ट्स एज एन हेलिकेज। तो अब जो है हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ये चाई साइट है और ये जो एंजाइम है ये इसके एंड में, डबल स्ट्रैंडेड के एंड में जाके लग रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है, इस चेन को खोल रहा है सिंगल स्ट्रैंड में, और जैसे ही ये उस साइट पे पहुंचा, चाई साइट पे पहुंचा, इसने अपना RECD जो सब यूनिट है उसको इसने खो दिया, और फिर वहाँ से इसने अपनी हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी। तो अब ये जो RECB-C-D जो बाइंड होता है जो DNA का डबल स्ट्रैंडेड एंड्स, और ये जो RECB-CD है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो ये क्या करता है, डिग्रेड करता है सिंगल स्ट्रैंड को 3 प्राइम के, और जब ये रीच करता है चाई साइट को तो ये क्लीव करता है उसके टॉप के DNA को, जो कि 4th या 6th बेसिस होता है जो चाई होता है वो। सो रिकग्निशन ऑफ द चाई साइट कॉजेज द RECD सब यूनिट उसको डिसोसिएट करता है, जिससे वो अपनी जो एंजाइम्स जो उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी है उसको लूज़ कर देता है, और वहाँ से फिर वो अपनी हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो शुरू कर देता है। एंड द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस इंटरैक्शन इज़ टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और फिर इसके बाद एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो जनरेट होता है, और दिस इज़ अ सबस्ट्रेट फॉर रिकॉम्बिनेशन। तो फिर ये रिकॉम्बिनेशन के लिए एक सबस्ट्रेट है। अब इसके बाद क्या है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है दूसरे एंजाइम, दूसरे DNA के साथ। सो द फ्री सिंगल स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंग टू मिसेल्सन्स एंड रेडिंग मोडिफिकेशन इन्वेट्स द इंटैक्ट पार्टनर। तो अब इनके अकॉर्डिंग जो जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दी है उनके अकॉर्डिंग ये जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है ये फिर क्या करता है, इन्वेट करता है अपने जो पार्टनर है उसके साथ, जो कि एक सर्कुलर ई कोलाई का जीनोम है, एंड दिस mediated by RECA protein which forms a protein coated DNA filament
तो ये एक फिर डीएनए फिलामेंट को कोड करता है। दिस इज़ एबल टू इन्वेड द इंटैक्ट डबल हेलिक्स एंड सेट अप द डी लूप। उसके बाद ये जो है डबल हेलिक्स में जाके, मतलब डबल हेलिक्स में घुसता है और वहाँ पे जाके एक डी लूप बनाता है। देन ब्रांच माइग्रेशन इज कैटलाइज्ड बाय द RUVA एंड RUVB प्रोटीन। तो जो ब्रांच चेन है वो इन प्रोटीन से कैटलाइज होती है, बोथ ऑफ विच अटैच टू ब्रांच पॉइंट ऑफ द हॉलीडे स्ट्रक्चर। और ये हॉलीडे स्ट्रक्चर के ब्रांच पॉइंट से अटैच होते हैं। द RECG प्रोटीन ऑल्सो हैज़ अ role in branch migration, but it is not clear if this is a conjugation with RUVAB or as a part of any alternative mechanism. तो अब ये जो है ये ब्रांच माइग्रेशन कर रहा है विच इज़ नॉट क्लियर। तो उसके बाद जो RUVAB कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, जो ब्रांच है इसका माइग्रेशन करता है, जो कि 10 से 20 बेस पेयर पर सेकंड है। अब ये जो ब्रांच माइग्रेशन है इसकी एक्सचेंज साइट से वो डिटरमाइन होती है, जो हाइब्रिड है उसकी लेंथ से। व्हेन ब्रांच माइग्रेशन हैज़ एंडेड, जब जो ब्रांच माइग्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है या फिर वो रुक जाता है, सो जो RUVAB कॉम्प्लेक्स है वो डिटैच होता है और फिर वो रिप्लेस होता है RUVC प्रोटीन से। और वो क्या करता है, कैरी आउट करता है, वो रिजॉल्व करता है हॉलीडे स्ट्रक्चर को। सो अ कॉमन टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कॉमन टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ATTG, वो एक हॉटस्पॉट की तरह प्रोवाइड होता है RUVC को रिजॉल्व करने के लिए हॉलीडे जंक्शन में। नाउ वी हैव ऑन द नेक्स्ट विच इज़ अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी 2 मॉडल। एक तो हमने हॉलीडे स्ट्रक्चर या हॉलीडे स्कीम पढ़ी, उसके बाद सेकंड हमने मिचेल्सन्स वाला मॉडल पढ़ा जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब हमारे पास जो थर्ड मॉडल है वो है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल। तो what this model is about is, this model is similar in many ways to the model discussed previously, but initiation in is by double bonded break in one of the 2 DNAs। तो अब ये जो हम DNA जो हम डिस्कस करने वाले हैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल, ये प्रीवियस जो हमने डिस्कस कर लिए मॉडल उनसे सिमिलर है काफ़ी वेज़ में, लेकिन जो उसमें इनिशिएशन है वो जो डबल स्ट्रैंड है उनके ब्रेकडाउन से होने वाला है और दोनों DNA के ब्रेकडाउन से होगा। सो इनिशिएशन अकर बाय डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन वन DNA molecule and the recipient DNA is re-stacked for the break by exonuclease that leaves 3 OH overhangs। तो अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस से कट लग रहा है वो 3 OH को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सो वन ऑफ दीज ओवरहैंग्स कैन इन्वेड द होमोलोगस रीजन इन द अदर डोनर डुप्लेक्स। तो अब ये जो एक होमोलोगस रीजन है वो दूसरे डोनर में क्या होता है, डुप्लेक्स होता है। देन दिस इज़ कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन, और इसको हम सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन कहते हैं। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रो डुप्लेक्स DNA जनरेट्स अ डी लूप, a D-looped in which one strand of the donor duplex is displaced। उसके बाद क्या होता है, हेट्रोडुप्लेक्स DNA की फॉर्मेशन होती है और वो डी लूप की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और वो क्या बनाता है, एक स्ट्रैंड बनाता है और वो क्या होता है, डोनर डुप्लेक्स को डिस्प्लेस करता है। So because the invading strand and with 3 termini, they can serve as primers for new DNA synthesis। तो अब ये जो 3 प्राइम का जो टर्मिनल है ये एक प्राइमर की तरीके से नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए
क्या करता है, सर्व करता है. देन इलोंगेशन फ्रॉम दीज डीएनए एंड्स यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द होमोलोगस डुप्लेक्स एज अ टेम्पलेट. तो अब ये जो इलोंगेशन है ये डीएनए के स्ट्रैंड में होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होता है होमोलोगस डुप्लेक्स का, वो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है, और ये सर्व करता है रीजनरेट करने में उस रीजन को, DNA that were destroyed during processing of the strand at the break site, जो कि DNA ब्रेक साइट पे डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको वापस से क्या करने में, प्रोसेस करने में. सो द टू हॉलीडे जंक्शंस फाउंड इन रिकॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट्स जनरेटेड by this model move by branch migration and ultimately are removed to finish recombinations. तो ये जो रिकॉम्बिनेशंस हैं ये इंटरमीडिएट्स जनरेट करते हैं, और इस से क्या होता है, ब्रांच माइग्रेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन को रिजॉल्व करता है, उसे ख़त्म करता है. तो अभी जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है वो यहाँ पे लगता है इस रेसिपिएंट में, और ये जो डोनर है ये ऐसा ही है, अभी डोनर में कुछ नहीं हुआ है. अब जो ये एक स्ट्रैंड है ये क्या कर रहा है, इसके अंदर आके इन्वेजन कर रहा है, और इन्वेजन करके क्या कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है ये, और अपना क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है ये, और जो ऊपर वाला जो डीएनए था वो अपना आगे का सिंथेसिस कर लेता है खुद. तो ये ब्रांच माइग्रेशन है. तो ये क्या कर रहा है, दो हॉलीडे जंक्शंस की कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है. तो ये कुछ पहले के डीएनए के मॉडल से मिल रहा है. तो जो सबसे पहला वाला हमने मॉडल डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, एक ही पोजीशन पे दोनों में क्लीव हो जा रहा था, और फिर वो इस तरीके से ये है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा था. उसके बाद हमने जो पढ़ा उसमें दो स्टैंड में से नीचे वाले पे एक में क्लीव हो रहा था, और फिर वो जो नीचे वाले के साथ है वो क्या बना रहा था, डी लूप बना रहा था. जो थर्ड वाला है वो ये हो गया. तो अब हमारे यहाँ पे जितने भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस थे वो उनके मॉडल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है डिस्कस करने के लिए वो है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. तो अब साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि अ रीजन ऑफ एक्सटेंसिव होमोलॉजी is not a prerequisite for recombination. The process can also be initiated between two DNA molecules that have only very short sequence in common. तो अब ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है ये जो है ये हम इनिशिएट कर सकते हैं, एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके बहुत शॉर्ट जो सीक्वेंस हैं उनके साथ. तो दिस इज़ कॉल्ड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. इसको हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज lambda DNA into E. coli genome involves site specific recombination. अब साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जैसे हमने बैक्टीरिया का लैम्डा डीएनए ले लिया और हमने एक ई कोलाई ले लिया. अब अगर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके साथ इसके डीएनए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. सो इंटीग्रेशन अकर बाय साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द ATT साइट्स. सो वन ऑन द लैम्डा जीनोम एंड वन ऑन द ई कोलाई क्रोमोसोम्स. तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में विच हैव एट देयर सेंटर एन आइडेंटिकल 15 बेस पेयर सीक्वेंस. तो इन दोनों के सेंटर पे एक आइडेंटिकल 15 पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है. सो द बैक्टीरियल अटैचमेंट साइट इज कॉल्ड ATTB. तो वो साइट जहाँ पे बैक्टीरिया अटैच होता है उसको हम ATTB साइट कहते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ द सीक्वेंस कंपोनेंट्स BOB.
तो ये POB जो कंपोनेंट का सीक्वेंस होता है उसे जनरेट करता है। द attachment site on the phage ATTP consists the component POP। अब ये जो नई फाज की साइट है उस पर POP कंपोनेंट है। द सीक्वेंस O इज़ कॉमन टू ATTB एंड ATTP। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो बैक्टीरिया है और ये जो फाज है, बैक्टीरिया को हमने B से डिनोट किया और फाज को हमने P से डिनोट किया, और इन दोनों में जो O कंपोनेंट है वो कॉमन है। सो इट इज़ कॉल्ड कोर सीक्वेंस एंड द रिकॉम्बिनेंट इवेंट अकर विद इन इट। तो अब ये जो O है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये जो है O, ये क्या है, कोर सीक्वेंस है, और जो रिकॉम्बिनेशन है वो यहीं पे होगा। सो द रिकॉम्बिनेशन इवेंट इज कैटलाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड टाइप 1 टोपोआइसोमरेज कॉल्ड इंटीग्रेज। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेशन है, इस रिकॉम्बिनेशन इवेंट जो है ये किससे कैटलाइज हो रहा है, ये एक स्पेशल टाइप के टोपोआइसोमरेज से कैटलाइज हो रहा है, जो कि जिसको हम इंटीग्रेज कहते हैं। और हमने टोपोआइसोमरेज वाला पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले वाले उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें टोपोआइसोमरेज जो है उसके थंबनेल में भी है, एंड उसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसके टाइटल में भी है। सो द एंजाइम makes a staggered double stranded cut at equivalent position in the lambda and bacterial ATT side। तो अब ये जो एंजाइम है ये एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करेगा, उसको स्टैगर्ड करेगा। द टू शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स आर then exchange between the DNA molecule proceeding a Holliday junction which migrate a few base pairs along the heteroduplex before being cleaved। तो अब ये क्या बना रहे हैं, क्लीव होने से पहले ये एक हॉलीडे जंक्शन बना रहे हैं, और ये जो क्लीवेज है वो फिर क्या कर रहा है, वो अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन कर रहा है, और ये रिजॉल्व कर रहा है हॉलीडे स्ट्रक्चर को एक वे में। जो लैम्डा DNA है वो क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है ई कोलाई जीनोम के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे इनका हो गया क्या, इंसर्शन। तो ये जो है इंटीग्रेशन है बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम का, और जो ई कोलाई है क्रोमोसोमल जो DNA है उसका। तो ये जो दोनों लैम्डा और ई कोलाई का DNA है वो ATT साइट पे क्या हो रहे हैं, उनकी कॉपीज़ जो हैं वो आ रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, एक आइडेंटिकल सेंटर जो सीक्वेंस है जिसको O कह रहे हैं वो P और P जो है और B और B डैश है उस तरीके से वो हो रहा है ना। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द O रीजन इंटीग्रेट्स द लैम्डा जीनोम इनटू द बैक्टीरियल DNA। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है इन दोनों में वो क्या कर रहा है, वो O रीजन से हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, लैम्डा जीनोम जो है उसे क्या कर रहा है, ये बैक्टीरियल DNA में इंटीग्रेट कर रहा है, उससे मिला रहा है। तो अब हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मतलब चैप्टर तो नहीं बट ये टॉपिक जो है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इतने लेक्चर्स हो गए हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम DNA रिपेयर पे पढ़ेंगे। सो till then keep revising and keep supporting. Thank you so much.